प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ 4 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हमने 4 भागों में बांटा है। आज हम इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम धातु, अधातु और अयस्क के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम खनिज एवं धातु के बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की धातुएं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिज के प्रकार, धातु की अवस्थाएं, यौगिक के रूप में पाई जाने वाली धातुएं, खनिज यौगिक के रूप में, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु, भारत में खनिज की उपलब्धता और प्राप्ति के साधन, प्राप्ति के स्थान, अधात्विक खनिजों से धातुओं का निर्माण और धातु कर्म, जिसे मेटलर्जी भी कहते हैं। तो हम इन सभी बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। खनिज एवं धातु। तो हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आते हैं। जब बच्चों मानव का विकास हुआ तो मानव विकास के क्रम में ताम्र युग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ताम्र, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तावा। तो इस युग में तांबे से बनी वस्तुओं और अस्त्रों का निर्माण किया गया। सबसे पहले तांबे की खोज हुई, तो उससे मनुष्य उसका प्रयोग करके बहुत सी वस्तुएं बनाने लगा, अस्त्र शस्त्र बनाने लगा। और लोहे की खोज ने तो औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। जैसे ही लोहे की खोज हुई तो बहुत से उद्योग धंधों में लोहे का प्रयोग हुआ, बहुत सी मशीनें बनी और हम अपने दिन प्रतिदिन में इतने सामान प्रयोग करते हैं जो कि बहुत से सामान लोहे के बने होते हैं। विभिन्न प्रकार की धातुएं, हम फल, सब्जी आदि को काटने के लिए चाकू और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, जो कि लोहे के बने होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी लोहे के बनते हैं। घरों में जो बिजली की आपूर्ति के लिए तार होता है वो तांबे से बना होता है। और बर्तन, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। अर्थात हम लोग अपने दैनिक जीवन में इतनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो बहुत सी धातुओं से मिलकर बनी हैं, जैसे कि जो आभूषण हैं वो सोने के बने होते हैं और जो हमारे बर्तन हैं वो स्टील के बने हैं, और यातायात के साधनों में बहुत सी तरह की धातुएं प्रयोग आती हैं। तो धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, कैसे, किन से प्राप्त होती हैं, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज क्या होते हैं। भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। अर्थात जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी का जब हम आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे बाहरी भाग है भूपर्पट्टी, मध्य में मेंटल और सबसे सेंटर में जो होता है वो कोर होता है। तो जो भूपर्पट्टी होती है उसमें जो कुछ अकार्बनिक तत्व होते हैं, तत्व 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक तत्व और अकार्बनिक तत्व। तो जो अकार्बनिक तत्व होते हैं वो खनिज होते हैं, अकार्बनिक तत्व या यौगिक, इनसे हमें खनिज प्राप्त होता है। तो खनिज जैसे कि क्वार्ट्ज, माइका जिसे हम अभ्रक भी कहते हैं, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट और ग्रेनाइट, ये सभी खनिज हैं। और चट्टानें मुख्यतः सिलिकेट की बनी होती हैं, जो कि पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि बॉक्साइट जो है
इससे हमें एल्युमिनियम का खनिज है, इससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और ये है मैग्नेटाइट, ये लोहे का खनिज है, इससे लोहा धातु प्राप्त होती है। चलिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी भाग है ये भूपर्पट्टी, बीच का मेंटल, बीच में कोर है। तो जो भूपर्पट्टी है इस पर दो भाग होते हैं, जलीय भाग होता है और स्थलीय भाग होता है। और जलीय भाग आप लोग जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी पर 71% समुद्री भाग है और 29% भूभाग है। तो ये जो भूपर्पट्टी है इससे हमें खनिज प्राप्त होते हैं और समुद्र से भी हमें कुछ खनिज प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं समुद्र का जल खारा होता है और उस खारे जल से हमें सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं, और सोडियम आयोडाइड, और जिससे हमें सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडेट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमें भूपर्पट्टी से विभिन्न खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज के प्रकार। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु जैसे कि सोना, प्लेटिनम आदि धातु खनिज हैं, और अधातु जैसे स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। धातु की अवस्था। अब जो खनिज के दो प्रकार में से हमने धातु खनिज के बारे में बताया, तो धातुएं प्रकृति में दो तरह से पाई जाती हैं। कुछ धातुएं मुक्त रूप से पाई जाती हैं, वो तत्व के रूप में रहती हैं, जैसे कि सोना, जिसको हम इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, तथा प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और कुछ धातुएं यौगिक के रूप में होती हैं, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर यानी कि तांबा और लेड, ये धातुएं यौगिक के रूप में होती हैं। यौगिक के रूप में पाई जाने वाली धातुएं विभिन्न प्रकार रूपों में होती हैं, जैसे कुछ होती हैं ऑक्साइड के रूप में, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, ये ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड के रूप में कॉपर, जिसे तांबा भी कहते हैं, लेड यानी कि सीसा, जिंक यानी कि जस्ता और निकिल, ये सभी सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। और सिलिकेट के रूप में, तो प्रकृति में सिलिकेट के रूप में खनिज बहुलता में पाया जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः सिलिकेट की बनी होती हैं। खनिज यौगिक के रूप में, तो बच्चों जो खनिज होते हैं वो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि बॉक्साइट, इसका सूत्र होता है Al2O3 2H2। तो इसमें Al जो है वो एल्युमिनियम है जो कि धातु भाग है, और O3 जो है ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, जो कि अधातु यौगिक है। तो इस प्रकार से इसमें धातु भी है और अधातु भी है, तो ये यौगिक हो गया। इसी प्रकार से एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में, कुछ सल्फाइड के रूप में तथा कुछ कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। इस प्रकार कॉपर ग्लास Cu2S, तो इसमें कॉपर जो है वो धातु हो गई और S जो है सल्फर जो कि अधातु है, तो ये एक यौगिक है। तो धातु जो खनिज है वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क, लगभग सभी चट्टानों में कुछ ना कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उससे धातु को निष्कर्षित यानी कि निकालना कठिन और बहुत महंगा पड़ता है। यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उससे धातु का निष्कर्षण सरल एवं लाभकर होता है। तो ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है उसे अयस्क या ओर कहते हैं। आप इसको एक बार पुनः देखते हैं कि खनिज हमने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। तो जिन खनिजों से हमें धातु ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में और सरलता से और कम लागत में हो जाता है, ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं या ओर कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण नहीं होता है। तो जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण होता है वो अयस्क होते हैं, और जिनसे निष्कर्षण नहीं होता है वो अधातु होते हैं।
अयस्क किन किन रूपों में पाए जाते हैं? तो अयस्क भी कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के सल्फेट, धातुओं के सल्फाइड और धातुओं के कार्बोनेट। तो अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु उपस्थित होती है। तो चलिए, खनिज और अयस्क आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, तो एक बार इनके अंतर को देखते हैं। तो बच्चों, खनिज पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। तो जमीन की जो भूपर्पट्टी पर खनिज पाया जाता है तो उसको खोद कर प्राप्त किया जाता है। और अयस्क भी खुदाई से ही प्राप्त होता है, लेकिन जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक किया जाता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। तो ये खनिज और अयस्क में इस प्रकार से सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। हमने बताया था जिनसे धातु प्राप्त होगी वो अयस्क होंगे, और जिनसे धातु प्राप्त नहीं होगी वो अयस्क नहीं होंगे। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क अनिवार्य रूप से खनिज होते हैं। खनिज धातु व अधातु दोनों होते हैं, लेकिन अयस्क सिर्फ धातु होते हैं। तो आपको ये अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनसे निष्कर्षित किए जाने वाले धातु। चलिए हम कुछ धातुओं के अयस्कों के नाम देखते हैं कि किस अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, उनका रासायनिक सूत्र क्या है और वो किस रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो अयस्क है इसका नाम है मैग्नेसाइट। क्या नाम है? मैग्नेसाइट। और इसका सूत्र है MgCO3। तो इसमें देखिए CO3 लगा है। CO3 होता है बच्चों कार्बोनेट। तो जो मैग्नीशियम है इसका अयस्क प्रकृति में कार्बोनेट अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से जिंक का अयस्क है कैलेमाइन। क्या है? कैलेमाइन। और इसका सूत्र होता है ZnCO3। तो इसमें भी कार्बोनेट लगा हुआ है, तो ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से लेड का जो अयस्क है वो है गैलेना, और गैलेने का सूत्र है PbS। Pb तो लेड है और S जो है सल्फाइड है, तो ये जो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से कॉपर का जो अयस्क का नाम है कॉपर गिलास, और इसका सूत्र है Cu2S, और ये S जुड़ा है इससे भी, तो ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। आयरन इसको हम लोहा भी कहते हैं। तो लोहे का जो है अयस्क है वो है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। और इसका सूत्र होता है Fe2O3। Fe जो कि आयरन लोहा है और O3 जो है ऑक्साइड है, तो ये किस रूप में पाया जाएगा? ऑक्साइड के रूप में। जो भी हम धातु देख रहे हैं उसके साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है वो उसी के रूप में पाया जाता है। अब एल्युमिनियम का देखेंगे। एल्युमिनियम का हमने अभी पहले भी बताया था कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। तो इसमें देखिए ये 2H2O तो पानी है और O3 है ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो भी ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। सिल्वर, जिसे हम चांदी कहते हैं, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं, इसका अयस्क का नाम है अर्जेंटाइट। तो अर्जेंटाइट का सूत्र है Ag2S। तो Ag है जो चांदी का सूत्र है सिल्वर का, और ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम, इसका जो अयस्क है वो जिप्सम है, और जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। तो इसमें SO4 जुड़ा है। SO4 जो है वो सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इनके सूत्र देखे। भारत में खनिज की उपलब्धता। हम लोहा, तांबा, चांदी और अन्य कई धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की परपट्टी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। अतः हम इन धातुओं को अन्य देशों से आयात करते हैं।
आयात तो आप जानते ही होंगे। आयात का मतलब होता है जो वस्तुएं हमारे देश में हमारी ज़रूरत से कम होती हैं उन्हें हम अन्य देशों से आयात करते हैं, यानी कि उन्हें अन्य देशों से मंगवाते हैं। और जो वस्तुएं हमारे देश में हमारी आवश्यकता से अधिक उत्पादित होती हैं या बनाई जाती हैं उनका हम निर्यात करते हैं, यानी कि अन्य देशों को हम उन्हें बेचते हैं। तो इस प्रकार से धातुएं भी हैं, जो कुछ धातुएं हमारे देश में ही प्राप्त होती हैं और कुछ कम मात्रा में मिलती हैं, तो उनको हमें आयात करना होता है। भारत में सोना, तांबा, जिंक जिसे हम जस्ता भी कहते हैं तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव है, तो इनको हमें अधिकांशतः आयात करना पड़ता है। भारत में पाए जाने वाले खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान, चलिए एक बार हम इनको भारत के नक्शे में देखते हैं कि कौन कौन से खनिज हमारे भारत के किस भाग में प्राप्त होते हैं। जैसे कि लोहा, जिसका अयस्क का नाम अभी हमने बताया था हेमेटाइट, तो ये बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए एक बार हम इसको भारत के नक्शे में देखते हैं। बिहार, ये है बिहार। उड़ीसा, ये है उड़ीसा। मध्य प्रदेश जो कि भारत के मध्य में है। कर्नाटक, ये कर्नाटक है। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश के पास में है, इन जगहों पर लोहा प्राप्त होता है। लोहे का जो अयस्क है वो प्राप्त होता है। फिर से देखेंगे एक बार, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसी प्रकार से तांबा, इसका जो अयस्क है कॉपर पायराइट, जो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। चलिए इसे भी नक्शे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 स्थानों पर है। इसी प्रकार सोना, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तत्व के रूप में पाया जाता है। तो हमारे भारत में कोलार की खान जो कि कर्नाटक में है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है और आंध्र प्रदेश में सोना पाया जाता है। तो इसको भी हम मानचित्र में देखते हैं, ये कर्नाटक है, यहाँ पर कोलार की खान है और आंध्र प्रदेश, इन स्थानों पर सोने की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम, जिसका कि अयस्क है बॉक्साइट, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ इन जगहों पर एल्युमिनियम के अयस्क प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कैल्शियम जो कि चूना पत्थर है, यह सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आप इसको भी इसमें देख सकते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमें कैल्शियम की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये हमने अपने भारत के नक्शे में देखे कि कौन से धातु के जो अयस्क हैं कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। अब आपको यहाँ एक काम करना है, आपको देखना है कि जैसे बिहार में कौन कौन से धातु के अयस्क पाए जाते हैं या मध्य प्रदेश में कौन कौन से धातु के अयस्क पाए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं, इनकी आपको सूची बनानी है। चलिए आप कुछ अधातुओं के प्राप्ति स्थान देखते हैं। अधात्विक खनिज, तो जैसे कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन, तो इसका जो अधात्विक खनिज है अभ्रक है, ये बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में पाया जाता है। तो इसको एक बार भारत के नक्शे में देखिए, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान में है। इसी प्रकार से कार्बन, ये कार्बन यदि संगमरमर या चूने पत्थर के रूप में जो पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन पेट्रोलियम के रूप में गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर पाया जाता है। तो ये देखिए, ये गुजरात है, यहाँ ये बीच में असम है, अरब सागर के ये तटीय क्षेत्र, ये इस तरफ हमारे भारत के अरब सागर है, इसके तटीय क्षेत्र जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और कृष्णा, कावेरी
और कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के मुहाने जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं, यहाँ से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन धातु हमें प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से कार्बन यदि कोयले के रूप में प्राप्त होता है तो पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में। तो आप इसको भी मानचित्र में देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु, इन 3 स्थानों से हमें कोयला अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपर्पट्टी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे खनिज तेल कहते हैं। तो बच्चों, देखा हमने धात्विक और अधात्विक खनिज हमारे भारत में किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। खनिजों से धातुओं का निर्माण। तो बच्चों, खनिजों से धातुओं के निर्माण की 2 प्रक्रियाएं हैं, भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं के द्वारा हम खनिज से धातुओं को प्राप्त करते हैं। धातु कर्म या मेटलर्जी। अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं, अधातुओं को लाभदायक रूप से निष्कर्षित किया जाता है। तो अयस्क से धातु और अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहते हैं। अर्थात अयस्क से जो हम धातु और अधातु को अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं। तो कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित हो सकती है, जैसे कि तांबे के अयस्क कैल्कोपायराइड, इसका सूत्र है FeCuFeS2। इसमें तांबा, क्रोमियम के अयस्क क्रोमाइट FeCrO4, इसमें क्रोमियम, टाइटेनियम के अयस्क इल्मेनाइट FeTiO3 में टाइटेनियम के अतिरिक्त अन्य धातु आयरन भी है। तो इसमें कितनी धातुएं हो गई? 2। एक बार इसको पुनः देखते हैं। जैसे CuFeS2, इसमें कॉपर धातु है और आयरन धातु है। इसमें FeCrO4, इसमें भी क्रोमियम है और आयरन है। इसी प्रकार से FeTiO3 में भी टाइटेनियम और आयरन है। तो कुछ ऐसे अयस्क भी होते हैं जिसमें हमें एक से अधिक धातुएं प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं आज हमने क्या जाना। आज हमने खनिज और धातुओं के बारे में जाना। हमारे देश में बहुत सी धातुएं प्रयोग करते हैं हम दैनिक जीवन में। सोना, तांबा, लोहा और बहुत सी धातुओं से बनी हुई वस्तुओं को या अस्त्रों को, शस्त्रों को और यातायात के साधनों में इन धातुओं का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने खनिज के बारे में जाना। खनिज क्या होता है? हमारी भूपर्पट्टी पर कुछ अकार्बनिक अथवा यौगिक तत्व होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जिन्हें हम खनिज कहते हैं। और खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। और धातु की अवस्थाओं के बारे में जाना। धातु की 2 अवस्थाएं हैं, तत्व और यौगिक। फिर यौगिक के रूप में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, किस यौगिक के रूप में होती हैं। खनिज यौगिक के रूप में, खनिज भी यौगिक के रूप में होते हैं। इसके बाद अयस्क के बारे में जाना, जिन खनिजों से हमें अधिक मात्रा में कम लागत से ज़्यादा धातु की प्राप्ति होती है, उसको हम अयस्क कहते हैं। अयस्क भी विभिन्न रूपों में, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूपों में पाए जाते हैं। खनिज व अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, इस पर भी हमने जाना। जो भूपर्पट्टी से जो भी अकार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं वो खनिज होते हैं, लेकिन जिन खनिजों से हमें धातु की प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है और उसमें कम लागत लगती है, उनको हम अयस्क कहते हैं। सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क जो है वो खनिज होते हैं। कुछ प्रमुख अयस्क और उनको निष्कर्षित किए जाने वाले धातु। कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्कों के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की। और भारत में खनिज की उपलब्धता और प्राप्ति स्थान किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज हमें प्राप्त होते हैं, इसको हमने मानचित्र में भी देखा। इसके बाद हमने अधात्विक खनिज भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी मानचित्र में देखा। खनिजों से धातुओं का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से किया जाता है, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। और खनिज से जो अयस्क होता है उससे हम जो धातु प्राप्त करते हैं, इस विज्ञान को हम मेटलर्जी और धातु कर्म
कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज एक खनिज और धातु के पहले भाग को समाप्त किया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। चलिए अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो बच्चों देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपको याद ही होगा, अभी हमने उसके बारे में विस्तार से बताया था। सोडियम का है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है या कॉपर का है? सोचिए, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और इसका सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O। ऐसे ही मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेसाइट किसका अयस्क है बच्चों? सोचिए जब तक मैं ऑप्शन बताती हूँ। MgCO3, ZnCO3, PbS और Fe2O3। तो मैग्नेसाइट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है। तो मैग्नीशियम का जो देखिए MgCO3, इसका सूत्र क्या है? MgCO3। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेट की बनी हैं, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। क्या ये सही है? ये सही है बच्चों, तो इसको हम सही का निशान लगाएंगे। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। तो हेमेटाइट जो है आयरन का अयस्क है, तो ये गलत है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O है। जिप्सम किसका अयस्क है? कैल्शियम का, और इसका सूत्र ये सही है, तो इसको हम सही कर देंगे। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है। क्या ये सही है? ये गलत है बच्चों। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज अधात्विक खनिज है, तो इसको हम गलत कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से आज हमने इस भाग को जाना। अब आज के भाग में इतना ही। अगली कक्षा में अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।